नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश पांडे। पन्ना में आज मैं एक ऐसी जगह आपको लेके चल रहा हूँ जिसे पन्ना के लोग ही भूल चुके, लेकिन इतिहास में पन्ना का वो गौरव रहा। हम पहुँचे हैं पन्ना बाईपास पर स्थित चौपड़ा मंदिर, जो प्राणनाथ संप्रदाय के एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों में से एक है। और आज की यात्रा हमारी प्राणनाथ मंदिर या चौपड़ा मंदिर की नहीं है, बल्कि आज हम जाएंगे छत्रसाल की गढ़ी पर। जी हाँ, छत्रसाल वही जिन्हें बुंदेल केसरी कहा जाता है, जिन्हें बुंदेलखंड का शेर कहा जाता है। और आज बुंदेलखंड के लोग ही उन्हें विस्मृत कर चुके हैं। छत्रसाल की राजधानी पन्ना रही है और बड़े दुख की बात है कि आज पन्ना के ही लोग छत्रसाल को भूल गए, है ना। तो आज हम पन्ना में महाराजा छत्रसाल की उस गढ़ी के अवशेष को खोजेंगे। तो रास्ता मैंने बता दिया, कभी आप पन्ना आए तो आप भी उस जगह पहुंच सकते हैं। बाईपास रोड पे पोस्ट ऑफिस से थोड़े ही आगे चलने पर चौपड़ा मंदिर का रास्ता जाता है। उस रास्ते में चौपड़ा मंदिर के थोड़े पहले ही छत्रसाल की गढ़ी के लिए रास्ता गया है। तो आइए आज हम इतिहास को खोजते हैं और कुछ पल इतिहास के साथ जीते हैं। अब हम लोग उस रास्ते से चलते हुए पहुँचे हैं चौपड़ा मंदिर के ठीक पहले। ये चौपड़ा मंदिर का पीछे की बाउंड्री आपको दिखाई दे रही है, और इस पर कुछ दिन पहले ही छत्रसाल महाराज की हवेली के रास्ते के लिए ये तीर का निशान लगाया। पीछे आप चौपड़ा मंदिर देख सकते हैं, खूबसूरत स्थान है, जंगलों से घिरा हुआ। और ये तीर के निशान की तरफ से अगर हम घूमें तो एक कच्चा सा रास्ता आपको दिखाई देगा। इस कच्चे से रास्ते पे कभी बुंदेल केसरी महाराजा छत्रसाल की हवेली होती थी। मतलब यहाँ पर आज जो कच्चा रास्ता दिख रहा है, यहाँ कभी राजपथ हुआ होगा, और आज वन पथ है। लोगों को वो रास्ता ही नहीं पता। ये कच्चा रास्ता आगे चल के थोड़ा सा सकरा हुआ, और देखते हैं कि आगे जंगल शुरू हो गया है। और ये तार की फेंसिंग की गई है। इस फेंसिंग के माध्यम से हाल में हुई बरसात के कारण यहाँ की मिट्टी भी बह गई है, और साथ में अपने साथ बहा चुकी है इस गौरव की यादें, धरोहर, इतिहास। तो इस भूले बिसरे स्थान जो कि शहर से लगा हुआ है, लेकिन इतिहास और अपनी धरोहरों से जुड़ाव ना होने के कारण विस्मृत है। ये थोड़ी सी चढ़ाई शुरू हो रही है, और ये बुंदेलखंड में मैंने महसूस किया है कि राजस्थान की तुलना में अनेक महल, किले, गढ़ी, हवेलियाँ हैं, लेकिन यहाँ के लोग अपनी धरोहरों को संजोना नहीं जानते, धरोहरों को बचाना नहीं जानते। यहाँ एक छोटा सा खुला मैदान आया, हो सकता है उस समय पार्किंग रही हो,
हंसी की बात है। तो आज से कुछ साल पहले तक जंगल है और अब हम लगभग गाड़ी के सामने हैं। कुछ हिस्सा हमें हल्का हल्का दिखाई दे रहा है, जैसे इतिहास समय की झरोखे से झांक रहा हूँ। मैं अक्सर मॉर्निंग वॉक करने इस तरफ आता हूँ, तो आज सोचा कि वॉक विथ हिस्ट्री हो जाए और सोचा कि अकेले ही क्यों, आपको भी ले चलूं उस विस्मृत इतिहास और अवशेष धरोहर से मिलाने। तो आप देख रहे होंगे एक हवेली दिखाई दे रही है। प्रणामी संप्रदाय के कारण थोड़ा बहुत संरक्षण है और यहाँ हम पहुँच तो गए हैं, पर यहाँ पर ताला लगा है, तो अंदर का नज़ारा हम नहीं देख पाएंगे। महामती श्री प्राणनाथ जी के परम शिष्य महाराज श्री छत्रसाल जू की हवेली। जू बुंदेली संबोधन है जो जी के लिए बुंदेलखंड में लगाया जाता है। कि बाहर की चबूतरे का मरम्मत प्रणामी संप्रदाय के लोगों के द्वारा कराया गया। प्रणामी इसलिए कहलाता है क्योंकि इनका संबोधन प्रणाम जी। ये उसी समय के ताखे बने हुए यहाँ पर कभी दिया रोशन होते थे और आज हम देख सकते हैं कि क्षितिज में सूर्योदय हो रहा है। और अगर हम आसपास देखें तो काफ़ी कुछ गड्ढे दिखाई दे रहे हैं, है ना। इस तरफ सामने एक भवन दिखाई दे रहा है, ये वर्तमान कलेक्ट्रेट है। और सोचिए जिले के महत्वपूर्ण स्थान कलेक्ट्रेट के ठीक सामने स्थित ये हवेली कितनी उपेक्षित है ना। कभी बुंदेला साम्राज्य का सूर्योदय महाराजा छत्रसाल के माध्यम से हुआ था। आज हम वर्तमान सूर्योदय देख रहे हैं, लालिमा बढ़ रही है। सामने ये रास्ता जिस रास्ते से हम आए और ये महाराजा छत्रसाल की हवेली। कभी प्रयास करूँगा कि दिन में आऊँ और हो सके तो हवेली के अंदर का नज़ारा आपको दिखाऊं। फ़िलहाल तो इस ताले को ही देख सकते हैं जो जुगाड़ वाले दरवाजे, एक पुराने दरवाजे को काटकर बनाया गया है। महाराजा छत्रसाल को इतिहास में वह स्थान नहीं मिला जिसके वो योग्य थे, अधिकारी थे। क्योंकि अगर हम देखा जाए इतिहास में उनकी वीरता गाथा, युद्ध, साम्राज्य इत्यादि की बात करें तो उनका स्थान महाराणा प्रताप और छत्रपति शिवाजी के समकक्ष होना चाहिए। परंतु जिसे घर के लोग उतना सम्मान ना दें, बाहर के लोगों से अपेक्षा करना बेईमानी है। चलिए हम थोड़ी सी पीछे की तरफ चलते हैं, जिससे हमें अनुमान तो होगा कि यह भवन कितना बड़ा है और किस हिसाब से है। ये हम देखें, ये गढ़ी रही है, हवेली रही है, इसे महल नहीं कहा जा सकता। और उस समय के हालांकि
दुर्ग संरचना में इसे बनाया गया है। ये बुर्ज जैसा हिस्सा भी इसमें बना है। ये लगता है पूरा बुर्ज रहा होगा जो समय के साथ टूट गया। और बुर्ज जो बनाए जाते थे किलों में, सुरक्षा की दृष्टि से बनाए जाते थे। यहाँ पर सैनिक खड़े होकर पहरेदारी करते थे। और हम इस हवेली के पीछे की तरफ आ गए हैं। काफ़ी झाड़ियाँ और जंगल उग चुकी है। तो ये तत्कालीन समय की राजकाज का एक प्रमुख बिंदु और सामने वर्तमान समय की राजकाज का एक प्रमुख बिंदु कनेक्टेड, आमने सामने होने के बावजूद फर्क आप देख सकते हैं। सूर्योदय हो चुका है और ये पीछे की तरफ हम तो बात मैं कर रहा था महाराजा छत्रसाल के योगदान की। तो एक बहुत ही सामंत परिवार चंपत राय जी के घर टीकमगढ़ के पलेरा क्षेत्र के मोर पहाड़ी क्षेत्र में जन्मे थे। विश्वासघातियों का कारण, विश्वासघाती अपने ही लोग थे। महाराजा छत्रसाल की माता पिता की मृत्यु हो गई और इन्हें अपने मामा के यहाँ रहना पड़ा। मामा के यहाँ पालन पोषण हुआ। उसके बाद महाराजा छत्रसाल तत्कालीन मुगल सेना में भर्ती हुए। मुगल सेना में उस समय मुगल बादशाह औरंगजेब का शासन था और औरंगजेब की सेना में इन्होंने उनके सेनापति मिर्जा राजा जय सिंह, जो जयपुर के शासक भी थे, उनके साथ देवगढ़ के युद्ध में विजय पाई। और इनकी अदम्य वीरता के कारण ही देवगढ़ की विजय हुई। लेकिन इसका श्रेय छत्रसाल को नहीं मिला, क्योंकि छत्रसाल जो है एक मामूली सैनिक थे और तो मरते सैनिक हैं युद्ध में, पर जीतता सेनापति है। और सारा श्रेय महाराजा राजा जय सिंह ले गए। इससे खिन्न होकर इन्होंने मुगल सेना छोड़ दी और फिर छत्रपति शिवाजी महाराज से इनकी मुलाकात हुई और शिवाजी महाराज ने इन्हें हिंदू राष्ट्र की अलग जगाई कि भाई इतने बहादुर हो, इतने वीर हो, तो अपने साम्राज्य के लिए लड़ो, अपने राष्ट्र के लिए लड़ो, अपने धर्म के लिए लड़ो। इसके बाद इनकी मुलाकात महामंत्री श्री प्राणनाथ जी से हुई और उनसे प्रभावित होकर इन्होंने उन्हें अपना गुरु बनाया और इसके बाद उनके आशीर्वाद से इन्होंने अपनी एक छोटी सी सेना खड़ी की और धीरे धीरे इन्होंने आसपास के क्षेत्र को जीता, पन्ना को जीता। कहा जाता है कि महामंत्री प्राणनाथ के आशीर्वाद से ही पन्ना में हीरा मिलना प्रारंभ हुआ, जिससे इनकी धन की समस्या का समाधान हुआ। और फिर छोटी छोटी लड़ाइयों के बाद इन्होंने बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी और वही तत्कालीन मुगल बादशाह औरंगजेब के खिलाफ। और लगभग अपने जीवन में इन्होंने 52 युद्ध लड़े और इन 52 युद्धों में इन्हें विजय मिली। देखिए कितनी बड़ी बात है कि मुगल बादशाह औरंगजेब जैसा शत्रु सामने हो और
छत्रसाल ने उससे हुए सभी युद्धों में विजय पाई और 82 वर्ष की उम्र तक ये जीवित हुए। अंतिम युद्ध जो माना जाता है 1728 में औरंगजेब के सेनापति मोहम्मद खां बंगस से हुआ और चूंकि इनकी अवस्था हो चुकी थी, वृद्ध हो चुके थे, उनके बेटे इतने बहादुर नहीं थे कि मोहम्मद खां बंगस का सामना कर सके, तो इन्होंने तत्कालीन मराठा पेशवा बाजीराव प्रथम को संदेशा भेजा कि जो गति भई है ग्राह, जो गति भई गजग्राह की, वो गति भई है आज, और बाजी जाते बुंदेल की, राखो बाजी लाज। और बाजीराव पेशवा भोजन कर रहे थे, भोजन छोड़कर ये नेवला बहुत द्रुत गति से महाराजा छत्रसाल की मदद के लिए आए और उन्होंने वह युद्ध जीता। और इसके बाद इन्होंने अपना तीसरा बेटा माना और महाराजा छत्रसाल की एक पुत्री मस्तानी का विवाह पेशवा बाजीराव प्रथम से हुआ, और जिसे आपने बाजीराव मस्तानी फिल्म में देखा होगा। और फिर मराठों का बुंदेलखंड में प्रवेश हुआ। कुछ हिस्से इन्होंने बाजीराव को बतौर पुरस्कार दिए और इस तरह महाराजा छत्रसाल की गाथा बहुत ही महान है। आज दुनिया महाराणा प्रताप और छत्रपति शिवाजी को जानती है, पर बुंदेलखंड के लोग ही अपने महाराजा को भूल चुके हैं। ठीक है, फिर कभी आगे की कहानी सुनेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। इतिहास को बचाइए, क्योंकि इतिहास हमें बहुत कुछ सिखाता है, और जो इतिहास से नहीं सीखते वो खुद इतिहास में विलीन हो जाते हैं। जय हिंद, जय भारत।